टेगा इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में आपको एक बार मैं जानकारी दे दूं कि क्या करती है क्या नहीं करती है, और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास में है वो आपको बता दी जाए। 1976 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत, ठीक है ना। और उसके बाद से ये कंपनी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाती है, स्पेशलाइज क्रिटिकल टू ऑपरेट रिकरिंग कंज्यूमेबल्स ये बनाने का और डिस्ट्रीब्यूशन का इनका कारोबार है। इनके पोर्टफोलियो में 55 मिनरल प्रोसेसिंग और मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स है। तो जैसे ज़मीन में से मटेरियल कुछ निकालने हैं, खनिज, उनको हैंडल करना, तो इस तरह का काम करती है। और समझेंगे डिटेल में कि एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल क्या है। 6 प्लांट हैं, 3 भारत में हैं और 3 भारत के बाहर, चिली, दक्षिण अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया में। तो 6 प्लांट है टोटल मिलाकर। 18 देशों में इनके ऑफिस हैं, उसमें से 14 और 14 भारत में ऑफिस हैं। ये सारा काम काज है। पहले आप आईपीओ की जानकारी समझ लीजिए। प्राइस बैंड 443 से 453 रुपये, 33 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 619 करोड़ का इशू है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल, कंपनी में कोई पैसा नहीं जा रहा। और मार्केट कैप है कंपनी का 3000 करोड़ रुपए का, यानी कि छोटा साइज़ का कंपनी है। आईपीओ भी 620 करोड़ रुपए के आसपास का है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के प्रमोटर, मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ मेहुल मोहनका साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके हैं कॉमर्स में। उसके बाद पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने मास्टर्स किया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट में प्रोग्राम भी आपने किया है, और कई सारे औद्योगिक संगठनों के साथ आप जुड़े हुए हैं। मेहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपने जी बिजनेस को समय दिया अपने आईपीओ पर अपनी कंपनी के बारे में बातचीत करने के लिए। पहले तो समझाएं सर, आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है, और दूसरा आपके कस्टमर्स किस तरह के हैं, आप किन को सप्लाई करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, ये जरा समझाएं पहले। जरूर। हमारी कंपनी एक थोड़ी सी यूनिक है। जैसे आप कह रहे थे कि हम एक इंजीनियरिंग कंपनी है, जहाँ पर हमारे जितने जो प्रोडक्ट्स है जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द रॉक। तो हम माइनिंग एक्टिविटी से दूर है। हमारे जितने प्रोडक्ट सर्विसेज है माइनिंग में नहीं लगता। इन टर्म्स ऑफ जब धरती से पत्थर निकाला जाता है वहां पर हमारा कोई काम नहीं है। धरती के ऊपर एक प्रोसेस प्लांट होता है हर माइन साइट पे, जहां पर प्रोसेस प्लांट का काम है कि पत्थर में से जो धातु है या मेटल है उसको जो निकालते हैं वहां पर हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, और वही हमारा फोकस है। और हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं सब यूनिक है, कस्टमाइज्ड है। हम कुछ इन्वेंट्री के हिसाब से ऑफ द शेल्फ नहीं बेचते। हर प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड होता है उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए। और सारे जो जितने पूरे देश भर में बड़े बड़े माइनिंग कंपनीज हैं, मिड साइज माइनिंग कंपनीज है, जैसे आप रियो टिंटो ले लो, एंग्लो अमेरिकन ले लो, और कई आदि उस साइज के कंपनीज हैं। और मिड साइज कंपनीज, छोटे साइज कंपनीज, माइनिंग कंपनीज भारत देश में और पूरे जगत में, उन सबको हम सप्लाई करते हैं हमारा प्रोडक्ट। सर, जो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो बेसिकली आपके ज़मीन के अंदर माइनिंग करने का काम नहीं, राइट? तो जो भी माइनिंग नहीं, कंपनियाँ, उन्होंने जो भी अपने ज़मीन में से प्रोडक्ट्स निकाले, उनको प्रोडक्ट्स को एक से दूसरी जगह ले जाना है, राइट? कोई जैसे कोई आयरन ओर हो गया, या कोई जैसे मैं मार्बल्स अगर एक ग्रेनाइट्स हो गया। हाँ। साधारण तरीके से आपको अगर समझाऊं तो अगर एक गोल्ड माइन है फॉर एग्जांपल, जी। सोने की खान, जी। उसमें करीब 1 टन पत्थर जो निकलता है उसमें मुश्किल से आपको 1 ग्राम सोना निकलता है। करेक्ट। और उसको हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी माइन है। ओके। उस 1 ग्राम को कैसे उस 1 टन पत्थर से निकालना है, वहां हमारा काम है। अच्छा, तो उनके लिए आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं या निकाल के देते हैं उनको कि चलिए आप लाइए पत्थर, नहीं, हम 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 उसको हम, प्रोसेस करके हम आपको सोना प्रोडक्ट्स निकाल के बनाते दें? हैं। हाँ, तो जितने जो मशीन्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं वो सोना निकालने में, जैसे सोना हो, हाँ। आयरन ओर हो, कॉपर हो, तांबा हो, तो उसमें जो मशीन्स लगते हैं उसमें हम स्पेयर सप्लाई करते हैं, कंज्यूमेबल्स। सो बेसिकली। और इसकी लाइफ जी। करीब 4। जी जी सर, बोलिए। हाँ, जी, बताइए। आप बोलें सर जी। नहीं, हाँ, तो 4 महीना से 18 महीना तक हमारा करीब लाइफ रहता है प्रोडक्ट का। उसमें वो वेयर आउट हो जाता है तो फिर कस्टमर को फिर रिप्लेस करना पड़ता है। हम्म। तो 75% हमारे जो रेवेन्यू है, टॉप लाइन, वो रिपीट बिजनेस है। वो हर साल उसी कस्टमर से बार बार आएगा, क्योंकि वो कंज्यूमेबल आइटम है। करेक्ट। और ओके। 25% रेवेन्यू हमारा जो है वो नए बिजनेस से आता है। मतलब नए कस्टमर हो या हम कस्टमर को कन्वर्ट करें कोई नए प्रोडक्ट में, तो वो उसमें से आता है। और जो आज जो 25% कन्वर्जन हो वो अगले साल फिर वो रिपीट कस्टमर हो जाता है हमारे लिए। तो आपको क्या समझा जाए, कंज्यूमेबल वाली कंपनी समझे या कैपिटल गुड्स वाली कंपनी समझे?
कंज्यूमेबल कैपिटल इक्विपमेंट में हम एकदम ही नहीं है, और हम ओके। कैपेक्स साइकिल से भी कोई हमारी मेल नहीं है। अच्छा मोनिका साहब एक चीज़ और बताएं, सारा ऑफर फॉर सेल है 620 करोड़ 619 करोड़ जो आप ले रहे हैं, कंपनी को पैसे की ज़रूरत नहीं है हाँ, सर इस वक्त? 100 नहीं, आज के दिन हमारे बैलेंस शीट में काफी कैश है, और हमारे कैश अप्रूवल्स काफी हेल्दी हैं, तो हमारे जितने आगे चल के जितने भी हमारे ग्रोथ प्लान्स है, कैपेक्स प्लान्स हैं, सब हम इंटरनल अप्रूवल से फंड कर सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हमें आज के दिन प्राइमरी रेज करने की जरूरत नहीं है। अ, और हमारा ये भी मानना है एज प्रमोटर्स कि शेयर होल्डर से पैसे उठा के बैंक में रखना तो इज डिस्ट्रॉइंग वैल्यू। हम चाहेंगे कि हम मार्केट में आए प्राइमरी के लिए, जब हम हमारी एक्सपेंशन प्लान्स और भी एग्रेसिव हो, और भी बड़े प्लान्स हो, तब हम जरूर मार्केट में आएंगे फिर प्राइमरी रेस करने के लिए। तो ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस बोला अभी एक, कि शेयर होल्डर से पैसे उठाकर बैंक में रखना मतलब वैल्यू डिस्ट्रॉय करना, वो आपका दिखता भी है। आप पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से एमबीए करके आए हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े हैं, तो आपको ये चीज़ की तो समझ है कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू कैसे बनेगी। अब एक चीज़ बताएं सर, इतना सब पढ़ के इतनी बढ़िया आप विदेशों में डिग्रीज लेके ये इस बिजनेस में कैसे आ गए? फैमिली बिजनेस था या आपने नया शुरुआत की है? नहीं, मेरे पिताजी ने शुरू करी थी 1976 में। हम्म आज हम्म भी वो चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। हम्म सो उनके बाद फिर हमने इसको संभाला। हम मुझे 20 साल हो गए इस कंपनी में, और उस समय कंपनी काफी इंडियन थी, मतलब सारे हमारे कस्टमर्स इंडिया में ही थे। और 2001 में जब मैंने कंपनी ज्वाइन की, तब मेरा आइडिया था कि इसको जितना तेजी से हम इंटरनेशनली इसको बढ़ा सकें। तो इसी तरीके से कंपनी बढ़ी, और मुझे काफी मजा आया इस काम करने में, और आता ही रहेगा। और यही हमारा पैशन है कि टू ड्राइव द बिजनेस। और आज के दिन हम एक इंडियन एमएनसी बन गए हैं, हम्म कि हमारे पूरे देश विदेश में हमारी प्रेजेंस है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, करीब 1600 एम्प्लॉयज हैं। हम्म इसमें काफी एम्प्लॉयज बाहर हैं हमारे पेरोल में। तो हम हमारे करीब काफी देशों के लोग हैं जो हमारे एम्प्लॉयज हैं। तो ट्रूली मल्टीनेशनल है हम, और हम बहुत ही कम समय में 20 साल में हमने एक इंडियन ब्रांड को पूरी दुनिया जगत में हमने एस्टैब्लिश कर दिया। और ये हमारी, मुझे लगता है, हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई है, वेरी नाइस सर, बढ़िया। एक अच्छा लगता है सुन के भारतीय कि नागरिक होकर। ये अच्छा लगता है सुन के कि हिंदुस्तान की कंपनियां पूरी दुनिया में जा रही है। अच्छा, आप दुनिया में जहाँ पूरे में जा रहे हैं, मैंने देखा 3 देशों के नाम आए जहाँ आपके प्लांट है, ऑस्ट्रेलिया, चिली, साउथ अफ्रीका। हाँ, आ, इस ऑस्ट्रेलिया हाँ। साइड में छोड़ दें, लेकिन चिली साउथ अफ्रीका पॉलिटिकली बड़ी सेंसिटिव भी हैं कंट्रीज, है ना? लेकिन क्या वो मजबूरी है वहीं पर आपके प्लांट लगाने की, भाई जहाँ मिनरल्स हैं या जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं उन्हीं देशों में आपको जाना पड़ता है? ये तीनों देश मेरे ख्याल से उस लिहाज से आपने चुने। हाँ, तो आप जैसे शुरुआत में हमें डिस्क्राइब किया है क्रिटिकल टू ऑपरेट, तो हमारे बिजनेस में हम जो इक्विपमेंट में स्पेयर सप्लाई करते हैं, उसका अनप्लान्ड डाउन टाइम बहुत ही महंगा पड़ता है कस्टमर को। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक ग्राइंडिंग मिल अगर रुक जाए किसी भी कारण, कस्टमर को करीब कम से कम $2 लाख, 2 लाख डॉलर नुकसान पड़ता है। तो वो कस्टमर क्यों चाहेगा कि उसको कोई भी रिस्क ले, चाहे सप्लाई चेन हो, फ्रेट की हो, और कहीं क्यों देश विदेश से कहीं से माल लेकर आए, जब उसके पास लोकली कुछ कंपेटिटर्स हैं जो बना सकते हैं। तो हमारे पास दो ही चॉइस था, या तो हम लोकली बनाएं और कस्टमर का मन जीते, उनका दिल जीते, उनको प्रोडक्ट सप्लाई करें जो जो उनको ज्यादा परफॉर्मेंस दे, और या हम उस देश में काम ज्यादा नहीं करें। तो यही चॉइस थी हमारे पास, और हमने फिर सोचा कि नहीं, अगर हमें एक इंटरनेशनल ब्रांड करना है, हमें अपनी कंपनी का झंडा हर देश में लहराना है, तो हमें लोकल होना पड़ेगा। तो इसी सोच से हम साउथ अफ्रीका, चिली और ऑस्ट्रेलिया गए, और आज के दिन हम काफी अच्छी तरीके से वहां पर इन तीनों जगहों पे ग्रो कर रहे हैं। और आप जैसे जानते हैं कि ये 3 जगह बहुत ही बड़ी है माइनिंग मिनरल प्रोसेसिंग पोटेंशियल के हिसाब से, और हमें दिखता है कि आगे चल के काफी यहाँ पर हमें ग्रोथ मिलेगी। अब मेरे को समझ में आया सर, मैं आपके सारे फाइनेंशियल्स पढ़ रहा था। 3 साल से आपके मार्जिन्स इंप्रूवमेंट हो रहे, प्रॉफिट मार्जिन 5% 19 में, 9.5% 2020 में, 17% 21 में। सोचा इतने मार्जिन कैसे तगड़े हो सकते हैं? तो जब क्रिटिकल इक्विपमेंट्स आप बनाते तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पैसे तो अच्छे बनेंगे, और प्रॉफिट ग्रोथ भी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही। खाली ये साल शायद, क्या इस साल जो थोड़ा जून के आंकड़े हैं वो थोड़े से ढीले दिख रहे हैं, क्या वो कोविड वगैरह की वजह से, या और अब कैसी सिचुएशन है सर? नहीं, हम हमारे बिजनेस में क्योंकि हमारे
86% बिजनेस हमारी सब बाहर से जनरेट होती है, इंडिया के बाहर। हमारे जितने कस्टमर्स हैं सब एक कैलेंडर ईयर हिसाब से काम करते हैं, उनका बजटिंग होता है, और हमारा है अप्रैल टू मार्च हमारे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो उनका जो बजटिंग साइकिल और ऑर्डरिंग साइकिल है वहां पर और हमारे फाइनेंशियल ईयर में मिसमैच होता है। तो जनरली उन लोग हमारे Q2 Q3 से ऑर्डर प्लेस करना शुरू करते हैं। तो जनरली हमने देखा है हमारे जितने 40 साल की हिस्ट्री में कि हमारा जो H2 है इज ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू H1। तो Q1 हमारा थोड़ा सा मंदा रहता है, फिर Q2 से पिकअप करते हुए Q3 Q4 हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग जाता है। तो ये हमारा जनरली एक साइकिल है। इसको आप सीजनैलिटी बोलिए या आप जिस तरीके से देखें, बट ये ऐसा ही हमारा ऑर्डरिंग साइकिल है। और अगर कोई हमें एक क्वार्टर देख के उसको मल्टीप्लाई कर दे 4 से, तो हमारा कभी वो बैठेगा नहीं हिसाब। ओके। अच्छा सर, इसी से जुड़ा फिर सवाल है कि माइनिंग इंडस्ट्री कमोडिटी साइकिल बड़ा मजबूत है इस वक्त, तो आपके पास कामकाज की कमी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर ये साइकिल ठंडा हुआ, थोड़ा कम हुआ, तो फिर क्या ग्रोथ जो आपकी रेवेन्यू की और प्रॉफिट की वो बरकरार रह पाएगी? और दूसरी बात, इतना सब होने के बावजूद मैं देख रहा हूँ आपकी ऑर्डर बुक काफ़ी छोटी दिख रही है। मेरे पास जो आंकड़ा है 30 जून का 316 करोड़, यानी कि आपके पूरे साल भर के रेवेन्यू के मुकाबले में सिर्फ 20% ऑर्डर हाथ में। ऐसा क्यों सर? अ, तो आपका दूसरा सवाल पहले मैं जवाब दे देता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि क्योंकि वो ऑर्डरिंग साइकिल हमारी ऐसी है कि हमारे Q2 से पिकअप करती है हमारी ऑर्डर बुक, और हमारे यहाँ फिनिश गुड्स बहुत कम रहता है क्योंकि हर ऑर्डर एक उसी कस्टमर के लिए बनाया जाता है, तो हम स्टॉक में नहीं रखते। जो हम बनाते हैं उसी समय वो शिप हो जाता है। तो इसलिए हमारा लीड टाइम ऑर्डर बुक का बहुत कम है, पहली बात। सेकंड, अगर आप देखें तो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो जिस जिस प्रकार से मैंने समझाया कि वो ऑर्डरिंग करते हैं, हमारा Q3 Q4 ज़्यादा थोड़ा बैक एंडेड होता है। और जहाँ तक हमारे मार्जिन सस्टेनेबिलिटी की बात है, हमारा बिजनेस और हमारे प्रोडक्ट्स कमोडिटी साइकिल से लिंक्ड नहीं है, और ये हमारी सबसे खासियत बात है और खूबी है। क्योंकि चाहे वो कमोडिटी प्राइस जहाँ भी हो, जब तक वो माइन ऑपरेट कर रहा है और वो मशीनें चल रही हैं, उन्हें हमारा प्रोडक्ट चाहिए। हमारे प्रोडक्ट के बिना वो मशीनें नहीं चला सकते। तो यही खूबियत और खासियत है हमारे प्रोडक्ट में कि हम हम कैपेक्स लिंक नहीं है। ज्यादातर हम देखते हैं जब भी कमोडिटी प्राइस में कुछ इम्पैक्ट आता है तो लोग मशीनें कम खरीदते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा है कि मशीनें जो खरीदी हुई हैं उनको चलाने के लिए भी हमारी प्रोडक्ट की जरूरत है कस्टमर को। क्या बात तो है। हेंस हमारी मार्जिन सस्टेनेबल है, हम्म। और हमारे जितने भी मटेरियल प्राइस इंक्रीजेस होते हैं वो हम पास थ्रू कर देते हैं कस्टमर। तो फिर सर इस हिसाब से तो और बाकी दूसरे देशों में भी प्लान करेंगे आप, अपने प्लांट्स या फिर ऑफिस, जैसे इंडोनेशिया वगैरह हो गया, मोजाम्बिक वगैरह हो गया, जहाँ माइनिंग वाइनिंग बड़ी होती है, तो और ऐसे कुछ प्लान्स हैं आपके? देखिए, हम हमारी ऑफिसेज चारों तरफ हैं पूरी दुनिया भर में। तो हमारे कस्टमर्स अलग अलग ऑफिसों से उनका रिलेशनशिप होता है, और वहाँ से हमारे लोग जाते हैं उनसे मिलने। जैसे इंडोनेशिया वगैरह हैं, वो हमारे थाईलैंड ऑफिस से उनके साथ रिलेशनशिप बना हुआ है। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, अभी तो हम इन 3 प्लांट जो हमारे विदेश में हैं उन्हीं पर फोकस करेंगे। आगे चल के हमें जहाँ भी कहीं अपॉर्चुनिटी मिली एक्सपैंड करने की या नई प्लांट लगाने की, हम जरूर करेंगे। हमारे ग्रोथ प्लान काफ़ी एग्रेसिव हैं आगे चल के, और हम चाहेंगे कि हम तेज़ी से आगे बढ़ें। काफ़ी मेहनत से हम कंपनी को आज इस मुकाम में लाए हैं, और हमारी ख्वाहिश हर समय रहेगी कि हम आगे ही बढ़ते रहें। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल जो पूछूंगा, साल भर पहले आपने 225 रुपये में इशू किए थे शेयर्स प्रमोटर्स को, और अब आप जो आईपीओ ला रहे हैं वो 450 रुपये के आसपास, ठीक है ना? दुगुने पे ऑलमोस्ट। तो साल भर में सर डबल 100% प्रीमियम पर थोड़ा लोगों को लग रहा है कि बड़ा एग्रेसिवली प्राइस किया आपने। नहीं, 225 जो आप कह रहे हैं वो शेयर्स खरीदे गए हैं, मतलब कुछ शेयर होल्डर से जो प्रमोटर ग्रुप के नहीं है। ओके। तो पहली तो वो बात, और सेकेंडली जो 400 या 453 का जो नंबर जी। आपको दिख रहा है वो प्राइस बैंड, जी। वो हमारा बेस्ड ऑन मल्टीपल्स जो हम देखते हैं अपने आप को। जो नियरेस्ट पेयर कंपैरिजन अगर हो तो एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी इंडिया में है, एआई इंजीनियरिंग करके, जो हम्म। कंज्यूमेबल्स बनाती है माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। तो वो हमारे डायरेक्ट पेयर हैं जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। हम्म। और हमने देखा कि उनका जो मल्टीपल है, पी रेशियोज हैं, और उनके जो अर्निंग्स है, उसके हिसाब से हमने अपने आप को कंपेयर किया। पर हमने सोचा कि
शायद जायज़ नहीं है कि हम अपने आप को उसी लेवल मुकाम में रखें, तो हमने सोचा कि हम उसको थोड़े कम वैल्यू में मार्केट में लाएँ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 225 रुपये पे शेयर्स इशू नहीं किए, एक्वायर किए हैं, राइट? हाँ, हाँ, फिर तो ठीक है सर, मतलब इशू किए हो तो फिर तो मार्केट प्राइस पे अगर आपने लिए हैं तब तो अच्छी बात है। थैंक यू सर। मेहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी बिजनेस से आपने बातचीत की, अपनी कंपनी और इशू के बारे में पूरी पूरी जानकारी दी। कल से आपका आईपीओ खुल रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उम्मीद करें कि आपका आईपीओ सुपर डुपर हिट साबित हो, तगड़ा रेस्पॉन्स मिले और आपके इन्वेस्टर को आपके स्टॉक में, आपकी कंपनी में अच्छी वेल्थ कमाने का एक मौका मिले। थैंक यू सर।